हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये पढ़ने जा रहे हैं। भाई बॉन्डिंग को समझने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, पहले बिल्कुल अच्छे से इसको समझिए और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। तो टॉपिक का नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीबीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। अब देखो, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमको किसके बारे में बताएगी कि एक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, दो एटम्स के बीच में जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसे होता है। तो ये थ्योरी दो पार्ट में, इस थ्योरी के दो पार्ट है। तो पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? ओवरलैपिंग थ्योरी। और इसके अंदर जो दूसरी थ्योरी है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। आई होप आपने हाइब्रिडाइजेशन का नाम अच्छे से सुना होगा। तो पहला टाइप कौन सा है? ओवरलैपिंग थ्योरी। और दूसरा कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? ओवरलैपिंग थ्योरी। कौन सा है? ओवरलैपिंग थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या था? हिटलर एंड लंडन। इन्होंने इस ओवरलैपिंग थ्योरी को प्रपोज किया। हिटलर और लंदन ने ओवरलैपिंग थ्योरी को प्रपोज किया। तो ये थ्योरी किस लिए आई? ये थ्योरी बताती है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। और जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, वो कैसे होगा? उनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग से, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग से। तभी तो नेम क्या है? ओवरलैपिंग थ्योरी। तो बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है। बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरलैपिंग थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, इस थ्योरी के कुछ एक पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो पॉइंट हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो यही है कि जब दो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तब बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जो क्या हो? हाफ फिल्ड हो। ठीक है। तो क्या होगा? द बॉन्ड बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स will be formed, will be formed by the overlapping, by the overlapping between their half filled atomic orbitals, their half filled atomic orbitals। ठीक है। जो उनके हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो उन दो एटम के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। कहानी समझ आ गई? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम लोग, जो हिंदी का नय होता है ना, नय का ये डंडी हटा दो, नय का डंडी हटा दिया तो जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और एक दूसरा टाइप का जो बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। अब ये पाई बताने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, मैथ्स है सबके पास और रहा होगा तो पाई के बारे में तो सब पता होगा। ठीक है। तो इसने बोला कि दो टाइप के बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है। चलो अब बात यह है, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड किसमें आते हैं? कोवलेंट बॉन्ड में। जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे दो एटम के, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवलेंट बॉन्ड। यानी हम लोग किसके बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और उनके जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे? सिग्मा बॉन्ड और कौन सा? पाई बॉन्ड। और एक टाइप और होता है कोवलेंट बॉन्ड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डेल्टा बॉन्ड। तीनों के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ए कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ थ्री टाइप्स। लिख लीजिए, ए कोवलेंट बॉन्ड, ए कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप का।
ठीक है। अब मैं सिर्फ बोल दूं कि तीन ही टाइप का है तो वो भी गलत है, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के कुछ एक स्पेशल टाइप भी पढ़ेंगे। कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे? जैसे हम लोग बनाना बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे डेटिव बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर हम लोग पाई बॉन्ड के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो उनके स्पेशल टाइप है, बट बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड तीन टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। ठीक है ना। और ये बॉन्ड कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग से बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये बात आती है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि किसकी बात हो रही है? ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ। अब किस किस की ओवरलैपिंग होगी? देखो, एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल, यानी एस एस ओवरलैपिंग से। यस क्या है? एक एटम का एस ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल, और इनके इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा। फिर कौन सा? एक के एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। और तीसरा कौन सा है? वो है पी पी, पीपी ओवरलैपिंग। और ये जो पीपी ओवरलैपिंग है वो कौन सी है? कोएक्सियल, पीपी को एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एसएस से, एसपी से और पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। और बाद में आगे आने के बाद जब हम लोग दूसरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। सिमिलरली एक का p ऑर्बिटल, दूसरे का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, या एक sp3 हाइब्रिड और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, ठीक है, एक sp2 और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, एक sp और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बनता है। लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में। अभी तो हम लोग बात करें किसकी? ओवरलैपिंग थ्योरी। ठीक है। तो कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये एसएस ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि एक एटम का एस ऑर्बिटल, अब एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हम लोगों ने। और दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल, तो ये हुआ एस, ये भी है एस। अब इनके बीच में क्या हो गई? ओवरलैपिंग हो गई, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर एसपी ओवरलैपिंग कैसे? एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे का पी ऑर्बिटल, देखा आपने, ये पी ऑर्बिटल है डबल शेप, इनके बीच में क्या हो गई? ओवरलैपिंग हो गई। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? सिग्मा। फिर पीपी को एक्सियल, एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल कोएक्सियल, यानी दोनों का जो एक्सिस है वो सेम है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई उससे भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। कहानी समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 4, किसके बारे में? पाई बॉन्ड के बारे में। तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पीपी। और पीपी कौन सी ओवरलैपिंग है? कोलेटरल, इट इज फॉर्म्ड बाय पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब ये कोलेटरल ओवरलैपिंग बोलो, या फिर इसका मैं एक नाम और देता हूं, क्या? साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या नाम दिया? साइडवेज ओवरलैपिंग। अब ये साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होगी? जैसे मान लो कि ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। अब इनके अंदर ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है कि इस पी ऑर्बिटल की ये लोग, इस पी ऑर्बिटल की ये लोग, ये आपस में मिक्स हो सकती है, और ये दोनों लोग आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो मिक्स हो जाएंगी तो कैसे बनेगा? ये बनेगा, देखो कुछ ऐसा, कैसे? इसको यहां नहीं, यहां दिखा देते, ये लो, देखा आपने?
ठीक है, तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है, और उस साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। कहानी समझ गए, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड बॉन्ड आता है वो कौन सा आता है, डेल्टा बॉन्ड। इसको एक बार नोट डाउन करो। चलिए जब मैं बोलूं नोट डाउन करो तो आप इसको पॉज कर लिया कीजिए और नोट किया कीजिए। चलो अब जो थर्ड बॉन्ड आता है वो बॉन्ड कौन सा आता है, डेल्टा बॉन्ड। अब डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ऑब्वियसली वो भी ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, लेकिन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। किसे, डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा, सिग्मा बॉन्ड में दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जैसे एसएस, एसपी और पीपी कोएक्सियल। ठीक है, जैसे मैं मान लो पीपी कोएक्सियल की बात कर रहा हूं, कैसे, ये एक पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, पी पी को एक्सियल ओवरलैपिंग। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिग्मा। सिमिलरली अगर ये पी और पी की साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाए, ये कौन सी है, पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, कोलेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूं तो दो लोब्स भी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी दो लोब्स आपस में ओवरलैप कर रही, सिर्फ दो लोब्स में ओवरलैपिंग हो रही। पाई बॉन्ड में 1 2 3 4 लोब, यानी एक ऑर्बिटल की दो, दूसरे ऑर्बिटल की भी दो आपस में ओवरलैप कर रही। तो डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है, ये किसमें, डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, एक, ठीक है, डी ऑर्बिटल है, आपके पास क्या है, एक डी ऑर्बिटल, और आपके पास एक दूसरा डी ऑर्बिटल, ठीक है। मान लो ये है आपके पास डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ये भी आपके पास क्या है, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब ये दो डी ऑर्बिटल्स है, अब ये दो लोग आपस में, ये दो लोग आपस में, ये दो लोग आपस में, और ये दो लोग आपस में जब ये मिक्स होंगी, ओवरलैप करेंगी, तो क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। कैसे, देखो ध्यान से, अगर आप हाथ से समझना चाह रहे हो तो, कि ये स्टाइल तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मान लो ये दो फिंगर्स को अंदर कर लीजिए, अब उसके बाद ये फिंगर 1 2 3 और ये आपका हैंड 4। मान लो कि ये 4 लोब्स है, जैसे डी ऑर्बिटल की 1 2 3 4 लोब्स है, तो मान लो ये 4 लोब्स है, हिला के देखिए इसको। सिमिलरली ये लो, ये 1 2 3 और ये 4, 4 लोब्स है। जब ये चारों लोब्स, देखो ध्यान से, ये लोब इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, जब ये चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है कि चारों लोब्स आपस में ओवरलैप करें तो उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करूं, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, ए सिग्मा बॉन्ड is much stronger than pi bond and a pi bond is much stronger than delta bond। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, ठीक है। और डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है कि डी ऑर्बिटल्स की चारों लोब जब आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा ओवरलैपिंग, ये डी ऑर्बिटल की चारों लोब जो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली हम जब केमिस्ट्री में बात करते हैं, हम लोग जो हमारे सिलेबस में जितना है, हम सिग्मा और पाई के बारे में ही बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में। डेल्टा बॉन्ड के बारे में हम लोग ज्यादा बात करते ही नहीं, यहां पर हमारे सिलेबस में डेल्टा बॉन्ड के बारे में ज्यादा डिटेल में है ही नहीं। तो कहानी समझ आ गई। तो हम क्या याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग किसके बीच में, एसएस में, एसपी में, और पीपी, पीपी कौन सा, कोएक्सियल। और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पीपी कोलेटरल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग से। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड है वो तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं,
कि एक होता है आपका अरेंज मैरिज। क्या होता है एक अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे अपने हिंदुस्तान में देखा गया कि जो अरेंज मैरिजेस है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लव मैरिजेस, है ना। तो अरेंज मैरिज में क्या है, हमारी जो फैमिलीज होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उससे जो रिलेशन बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी वो बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ। और एक होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, यानी कि एक छत पे आप खड़े हो, पड़ोस वाली छत पे कोई लड़की खड़ी है, तो क्या हो गया, वो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया। आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ठीक है। तो वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो देखा ना, कभी ब्रेकअप हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग लिव इन में रहते हैं या कुछ, उनमें ब्रेकअप्स भी ज्यादा होते हैं। जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था, तो अगर मैं टीवी स्टार्स के बारे में बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिला कि बहुत सारे टीवी स्टार्स का ब्रेकअप हो गया। मे बी लॉकडाउन रहा होगा, एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिला होगा, इसलिए ब्रेकअप हो गया होगा। बट जोक्स अपार्ट, कि वो ओवरलैपिंग कौन सी है, साइडवेज ओवरलैपिंग है, कौन सी, पाई बॉन्ड वाली। तो वो बॉन्ड कौन सा बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड तो और भी वीक होता है कि चारों की चारों लोब का आपस में ओवरलैप करना, उसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम आती है। तो डेल्टा बॉन्ड तो बहुत ही वीक बॉन्ड है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चल गया। चलिए उसके बाद चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक, अब बात ही है नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर हम लोग एस और पी ओवरलैपिंग की बात करें, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करें, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, सिग्मा, स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड क्यों, स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड की बात कर लो कि एक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साइडवेज ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंट है वो कम होता है, इसलिए पाई बॉन्ड इज वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड। डायरेक्ट ओवरलैपिंग में एक्सटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अगर इसी में स्ट्रेंथ में मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूं मैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में, तो देखो क्या है, यहां पर दो बातें आती है। दो बातें क्या आती है कि एस और एस का ओवरलैपिंग, एक तो ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। उसके बाद इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, पीपी ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग कौन सी है, पीपी ओवरलैपिंग। और पीपी में कौन सी है, लेटरल साइड कोएक्सियल, कौन सी है, कोएक्सियल। तो देखने की बात यह है कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर। और अगर मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करूं तो ये जो पीपी ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होता है। एक्सटेंट की बात करूं तो पीपी का जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है, ये लो, ग्रेटर देन एसपी से, और विच इज ग्रेटर देन एसएस से, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करूं, दोबारा से बोल दूं कि अगर मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करूं, क्यों, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड। और उस बॉन्ड में अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो पीपी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है ज्यादा, देन एसपी ओवरलैपिंग, देन एसएस ओवरलैपिंग। क्लियर है। अब देखो यहां पर भी दो बातें आ गई। क्या बातें आ गई कि देखो कि मान लो कि आपको एक तो दिया जाए 1s और एक दिया जाए 2p। क्या दिया जाए, 1s एंड 2p। अब हमको पता है कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्लोज है तो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर ओवरलैपिंग किसका हो रहा है, s और p का हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखो 2s एंड 2p, यहां पे 2s और 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, यानी sp ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं। फिर 3s और 3p, तो यहां भी sp ओवर, किसकी बात हो रही है, sp ओवरलैपिंग की, ठीक है। तो 1s 2p, 2s 2p, 3s 3p। तो बात यह है कि जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता जाएगा, यहां पे n का नंबर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी कम होता जाएगा और बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों में देखूं,
ये भी sp है, ये भी sp है, ये भी sp है, लेकिन यहां पर n का नंबर ज्यादा है, न्यूक्लियस से हो गए दूर। ये थर्ड शेल को बिलोंग करता है, ये सेकंड शेल को बिलोंग करता है, और ये सेकंड और इस एटम के फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है। तो ये न्यूक्लियस के क्लोज है, तो यहां पर sp ओवरलैपिंग, sp sp तीनों सेम है, तो क्या होगा, n का नंबर बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटता है। तो यहां पर 1s2p का जो ओवरलैपिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा देन 2s2p से, और 2s2p ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी 3s3p से। कहानी समझ आ गई? चलो उसके बाद मान लो आपको दे दिया जाए यहां पर क्या, कि सपोज करो कि आपको दे दिया जाए 2s2s, फिर 2s2p, फिर आपको दे दिया जाए 2p2p। अब देखो यहां पर n का नंबर सेम है, यहां पे n इज सेम, ठीक है, सब सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स का है, सब सेकंड के। ऊपर वाले में तो n का नंबर चेंज हो रहा था, इफ n इज डिफरेंट, और नीचे क्या है, इफ n इज सेम। अब बताओ, अब यहां पर ओवरलैपिंग भी अलग अलग होगी, ये है SS ओवरलैपिंग, ये है SP और ये है PP। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो PP ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट ज्यादा होता है, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, किसमें बनेगा, 2p2p बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, देन 2s2p, देन 2s2s। क्यों? n का नंबर है सेम, n का नंबर अगर सेम है तो PP ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, उससे वो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और 2s2p यानी sp ओवरलैपिंग का एक्सटेंट pp से कम होगा तो बॉन्ड उससे थोड़ा सा वीक बनेगा, और ss ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो इससे भी कम होगा और बॉन्ड और वीक बनेगा। तो अगर n का वैल्यू सेम है तो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर ये है, और अगर n का वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, जैसे sp 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 था लेकिन n का वैल्यू यहां ज्यादा था या वैल्यू कम था, तो क्या होगा कि n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही कम हो जाएगी, उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहानी समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है वो, देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी पेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी पेयर्ड है वो भी क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले उनको अनपेयर्ड होना पड़ेगा, और अनपेयर्ड होने के लिए क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा ऑफ द सेम शेल। देखो क्या है पॉइंट अगला, कि इलेक्ट्रॉन्स which are already paired can also enter in a bond formation, अब उसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा, फॉर दिस फर्स्ट they have to be unpaired, पहले इनको अनपेयर्ड होना पड़ेगा, and they go to the higher energy orbital of the same shell, उनको हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा ऑफ द सेम शेल, यानी वो क्या होंगे, अनपेड होंगे। अब जैसे ही वो अनपेड होंगे उसके बाद क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये पॉइंट कहां देखने को मिलता है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया बोरोन, हमने क्या लिया, बोरोन, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, बोरोन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो होगा 1s2 2s2 2p1। और अगर हम लोग बात करें सिर्फ किसकी, वैलेंस शेल की बात करते हैं, किसकी बात करें, वैलेंस शेल की। अब वैलेंस शेल में क्या है, यहां पे ये कौन सा शेल है इसका, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में क्या है, 2s 2p 2s2 और 2p1, ये तो है। अब देखो यहां पर
ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी पेयर्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो यहां पर यही सिर्फ अनपेयर्ड हुआ, और इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। इसके हिसाब से देखूं तो एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, बट हमने इसका मतलब इसका यहां पर बोरोन का जो वैलेंसी कितना हो जाना चाहिए, एक बॉन्ड बनेगा तो वैलेंसी हो गया कितना, 1 हो गया। लेकिन बोरोन क्या होता है, ट्राइवैलेंट होता है, उसका वैलेंसी 3 होता है। और वैलेंसी 3 कैसे होगा कि देखो ये जो दो पेड इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और वो करने के लिए सबसे पहले इनको क्या होना पड़ेगा, अनपेड होना पड़ेगा। और अनपेड होने के लिए क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला जाएगा, अपने ही शेल के दूसरे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में यानी 2p में चला गया। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है, नाउ 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा कितना, 3। तो बोरोन क्या होता है, ट्राइवैलेंट होता है। बोरोन क्या होता है, ट्राइवैलेंट। तो मैं क्या बोल दूं कि द ट्राइवैलेंसी ऑफ बोरोन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट से बोरोन की ट्राइवैलेंसी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहानी समझ आ गई। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। 6 यानी 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया कार्बन का, 2s2 एंड 2p2 हो गया। ये इसका वैलेंस शेल है, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो यहां पर तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेड है, इसके हिसाब से तो इसको क्या बनाना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। और 2 बॉन्ड बनाए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 कब होगी, अब देखो 2s पे ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को क्या करेंगे, अनपेयर। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी पेयर्ड कैन ऑल्सो एंटर इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर हैं वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में एंटर कर सकते हैं। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट दे हैव टू बी अनपेयर्ड एंड गो टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल। तो क्या होगा कि ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से जंप करके कहां चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। कहां चला गया, 2p में। तो जो पेयर्ड था वो पहले क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। अब अनपेयर्ड होगा तो देखो कितने अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। 4 का मतलब अब इसके कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। और इसका जो वैलेंसी है कार्बन का वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 4। कहानी समझ आ गई। यानी बोरोन का वैलेंसी कि बोरोन इज ट्राइवैलेंट एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर है। चलो अब आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे, नोट कर लो इसको भी। हाँ जी, चले। तो अब एक बात आती है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। कई बार क्या है कि अगर आप क्लास 11 में हो, ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, पता होना चाहिए, और कंपटीशन के लिए भी पता होना चाहिए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। तो कुछ एक पॉइंट्स पढ़ते हैं डिफरेंस के, सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट ओवरलैपिंग। it is formed by direct overlapping of atomic orbitals later on जब हम लोग दूसरी थ्योरी डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड है ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डायरेक्ट ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की भी ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा है, इस पे जाइएगा वर्ड पे। अभी हमने सिर्फ एओ लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन आएगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आएगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म बाय द साइडवेज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल, या फिर लेटरल भी बोलते हैं, और लेटरल
ओवरलैपिंग। तो मैं एक बार इसको एटॉमिक ऑर्बिटल हटा देता हूं, समझ आओगे ना? ठीक है, तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग से, कोलेटरल से या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। दूसरा, यहां पे ओवरलैपिंग किसका होगा? एसएस का होगा, एसपी का होगा और पीपी का होगा। और लेकिन पीपी का कौन सा है? कोएक्सियल। क्या है? कोएक्सियल। ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, ये पढ़ा था अभी हम लोगों ने। उसके बाद पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? पीपी। पीपी कौन सा? कोलेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि भैया जो सिग्मा बॉन्ड है, ए सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये ए पाई बॉन्ड इज मच वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं। आपने कई बार अपने बचपन में, और वैसे तो आपका बचपन ही चल रहा है, ठीक है, आपने सुना होगा कि पहले अंडा आया मुर्गी आई। ठीक है, बहुत साल ये क्वेश्चन, ठीक है, लगा रहा कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, कौन आया पहले? ठीक है, अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ कि पता चला कि सबसे पहले कौन आई? मुर्गी आई। सबसे पहले कौन सी आई? मुर्गी। क्योंकि वो जो एग की शेल को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए था, ठीक है, अगर वो प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो पहले एग कैसे आएगा? तो सबसे पहले मुर्गी आई। ठीक है ना? चलो, तो इसी तरह सिग्मा और पाई में क्या रिलेशन है कि दो एटम के बीच में सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहले पाई बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, दो एटम के बीच में सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बनेगा। और पाई कब बनेगा? जबकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, उसके बाद पाई बनेगा। कहानी समझ आ रही है? ए पाई बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड इफ ए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, तो क्या है फोर्थ पॉइंट? पाई बॉन्ड के लिए क्या बोलूंगा? इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया ना, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो एटम के बीच में डायरेक्ट पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया पहले, जबकि उनके बीच में पहले कोई बॉन्ड था ही नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इज फर्स्ट फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ए पाई बॉन्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना पहले जरूरी है। अगर दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड होगा। इस लाइन को लिख लीजिएगा। अगर दो एटम्स के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे? देखो ध्यान से, मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, पीपी में ले रहा हूं कौन सा? कोएक्सियल ले रहा हूं। तो यहां पर क्या हो, देखो क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल का और इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दोनों का स्पिन क्या है? अपोजिट है। तो दोनों में क्या हो गई? ओवरलैपिंग हो गई। और कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुई है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा। पहले दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। उसके बाद जैसे अब ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इसका ये दूसरा पी ऑर्बिटल, अब इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताओ कि क्या ये दोनों ऑर्बिटल है डायरेक्ट ओवरलैप कर सकते हैं? क्या ये जो लोब है दोनों ऑर्बिटल्स की, ये डायरेक्ट ओवरलैप हो सकती है? नहीं, ये तो एक दूसरे से साइडवेज ही ओवरलैप कर सकती है ना। एक इस छत पे, एक उस छत पे, सिर्फ 9 मटक का हो सकता है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखा, सिग्मा बॉन्ड तो डायरेक्ट फॉर्म हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, और पाई बॉन्ड है तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इसको हम लोग शो कैसे करते हैं? इस बॉन्ड को हम लोग शो कैसे करते हैं? मैंने तो ये लाइन से शो कर दिया, बट एक्चुअली क्या होगा? देखो ध्यान से,
ये तो बन गया क्या, सिग्मा। फिर ये पाई, ये ओवरलैप, ये इस ऑर्बिटल की ये लोब इस ऑर्बिटल की इस लोब के साथ साइडवेज ओवरलैप होगी, और साइडवेज ओवरलैप होने से कुछ ये बनेगा, ठीक है। कुछ क्या बनेगा, ये बनेगा, दिख रहा है आपको। मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। पिक्चर समझ आ रही है आप लोगों को। अब बात ये है कि अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करूं, देखो ये एक्सिस की बात करूं, अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करूं, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इट इज सिमेट्रिकल। ये बॉन्ड कौन सा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। किसमें, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, तो पाई बॉन्ड में इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसमें यहां पर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। क्या बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। एक बनता है अबव द एक्सिस और एक बनता है क्या, बिलो द एक्सिस, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एक अबव द एक्सिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एक बिलो द एक्सिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो सिमेट्रिकल नहीं हुआ। लेकिन यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं, ठीक है। तो ये इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कहानी समझ आ गई। तो ये कुछ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन सिग्मा एंड पाई। कर पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा और पाई का। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। हम कुछ एक एग्जांपल ले यहां पे, कैसे देखो, हाँ जी। तो हमने एग्जांपल लिया सबसे पहले किसका, हमने पहला एग्जांपल लिया किसका, H2 मॉलिक्यूल का। किसका, H2 मॉलिक्यूल का। अब H2 मॉलिक्यूल में क्या है कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या, 1s1, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1। कहने का मतलब है इस हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को बना दो, ये लो, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन रहा ये 1s1। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन है लेकिन क्या है, अपोजिट स्पिन से है, इससे अपोजिट स्पिन में है। तो अब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एस एस ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एस एस ओवरलैपिंग। तो कैसे होगा देखो, और ये जो ओवरलैपिंग हुई है उस ओवरलैपिंग में ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इससे बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो एटम है ये अपने ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या ले आते हैं, क्लोज में ले आते हैं। क्या ले आते हैं, क्लोज में ले आते हैं। क्लियर है। दूसरा देखो, बॉन्ड बनने से क्या होगा कि पहले देखो, अगर मान लो मैं इस हाइड्रोजन का रेडियस मानूं तो वो रेडियस ये था, एटॉमिक रेडियस, इसका एटॉमिक रेडियस ये था। लेकिन अब देखो इनका रेडियस क्या हो गया, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, कोवलेंट रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो अब इसका रेडियस, पहले रेडियस कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, अब रेडियस कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ कम हो गई, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। कहानी समझ आ गई, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एग्जांपल लिया किसका, HF मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया, HF मॉलिक्यूल। अब HF मॉलिक्यूल में क्या है कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1 में, 1s ऑर्बिटल में है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये लो, ये 1s ऑर्बिटल हुआ इसका और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा हुआ, फ्लोरीन हुआ। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। ये तो इनर शेल का है, छोड़ दो, वैलेंस शेल की बात हो रही है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे।
तो वैलेंस शेल की तो बात ही नहीं करेंगे। तो फिर इसका वैलेंस, तो फिर इनर शेल की तो बात ही नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? वैलेंस शेल की। तो फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हुआ? 2s2 2p5, 2s2 2p5। ये बात समझ आ गई। अब उसमें क्या है देखो, 2s2 2s फुल है, 2p5 1 2 3 4 5। तो अनपेड कौन है? अनपेड ये है 2p ऑर्बिटल, और बाकी एक 2s ऑर्बिटल और दो 2p ऑर्बिटल पेड है। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब? पहले उनको अनपेयर होना पड़ेगा। अनपेयर होंगे किस में जाएंगे? हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल, ऑफ द सेम शेल। लेकिन यहां पर देखो कि यहां पे शेल नंबर कौन सा है? 2, और सेकंड शेल में s और p होता है, d तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब d में जाने के लिए उनको नेक्स्ट शेल में जाना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट शेल में अलाउड नहीं है। सेम शेल के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, लेकिन दूसरी शेल के ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी पेड हुआ और ये भी दो पेड हुए। तो कितने लोन पेयर हुए? 1 2 3। तो देखो फ्लोरीन के पास 1 2 3 लोन पेयर। तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये है, और वो किस में है? 2p में है। वो किस में है? 2p में है। तो भैया फ्लोरीन का मैं ये 2p का बना दूं, ठीक है। देखो फ्लोरीन का ये जो 2p ऑर्बिटल था, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था विद अपोजिट स्पिन। वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप हो गया। तो इसमें ओवरलैपिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन। तो HF मॉलिक्यूल में ये लो क्या बन गया? एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई वो कौन सी हुई? sp ओवरलैपिंग हुई। H2 में कौन सी ओवरलैपिंग है? ss ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग है? ss ओवरलैपिंग। पिक्चर समझ आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली देखो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास है F2 मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? F2 मॉलिक्यूल। अब F2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक फ्लोरीन है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा फ्लोरीन है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? 3 तो लोन पेयर किसमें है? 2s में, और 2 2p में है। ठीक है, वो तो क्या रहेंगे? वो तो पेड है। तो फिर क्या होगा कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो भी किसमें है? अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? 2p में है। इस फ्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन भी किसमें हुआ? 2p में हुआ। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? इस फ्लोरीन का देखो, इस फ्लोरीन का ये 2p ऑर्बिटल जिसमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इस फ्लोरीन का भी ये 2p ऑर्बिटल। पहले मैं 2p ऑर्बिटल दिखा दूं, ये लो, और इसकी इस लोब में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर मान लो ये क्लॉकवाइज हुआ तो इसका स्पिन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज हो गया, यानी स्पिन हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, तो क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। तो देखो ध्यान से, ये ऑर्बिटल आया यहां पे, तो ऑर्बिटल है वो क्लोज आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्लोज आएंगे। तो ये देखो इस 2p ऑर्बिटल की ये लोब इस फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल की इस लोब के साथ, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? एक, पहले वाले से अपोजिट स्पिन में। तो इन्होंने क्या कर लिया? ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये भी 2p ऑर्बिटल है इस फ्लोरीन का, ये भी 2p ऑर्बिटल है इस फ्लोरीन का। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? शेयर कर लिए। दिख रहा आपको? शेयरिंग कैसे हुई? ऐसे हुई। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई वो कौन सी ओवरलैपिंग हुई? 2p ओवरलैपिंग हुई। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना किससे बना है? 2p ओवरलैपिंग से बना है। पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका किसके बारे में? ओवरलैपिंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरलैपिंग थ्योरी के बारे में। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या बोला था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो थ्योरी आती है। कौन सी थ्योरी आती है? दो। एक तो है ओवरलैपिंग थ्योरी, बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, और दूसरा थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। कहने का मतलब है दूसरी थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पहली थ्योरी से ही काम हो रहा है, क्योंकि हमको बॉन्ड बनाना है, ठीक है, अगर ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बन रहा है तो फिर दूसरी जो थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, उसकी जरूरत पड़ी क्यों, वो समझते हैं। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया क्या? जैसे मान लो BeCl2,
एग्जांपल लिया BeCl2। और एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे मान लो मैं ले लूंगा क्या, CH4 भी ले लूंगा, ठीक है। पहले BeCl2 लेके देखते हैं। अब यहां पे सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। सेंट्रल एटम कौन है, Ca, सेंट्रल एटम है बेरिलियम। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना हो, 4। Z कितना हो गया इसका, 4 हो गया। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2। बट हमको कौन सा चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और वो कौन सा है, 2s2 है। और इसका जो 2p है वो खाली 0। 2p क्या हुआ, 0। ये कहानी समझ आ गई। चलो अब इस 2s2 2p को मैं ऐसे लिख दूं, 2s2 और 2p क्या पड़ा है, वेकेंट है। चलो अब कितने क्लोरीन है साथ में, 2 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है, 2। अब देखो एक क्लोरीन बना रहा हूं, और ये क्लोरीन क्या है, Sa। सराउंडिंग एटम बोलो, साइड एटम बोलो, पेरिफेरल एटम बोलो, एक ही बात है। तो सराउंडिंग एटम कौन हुआ इसका, क्लोरीन हुआ। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, देन 2s2 2p6, देन 3s2 3p5। और हमको क्या चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p5 एक क्लोरीन का। तो 3s ऑर्बिटल ये लो, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बना दिए। फिर 3p5 3p, और इलेक्ट्रॉन कितने उसमें, 1 2 3 4 5। क्लियर है। उसके बाद 3d खाली पड़ा है, जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे। ये क्लोरीन बनाया। सिमिलरली ये साइड एटम 1, ये साइड एटम 2। दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं, उसका भी Z कितना है, 17, और उसका भी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक वाला, 3s2 और 3p5। कहानी क्लियर है। CH4 को बाद में लेंगे। अब होगा क्या, होगा क्या कि इसका 2s, बेरिलियम का सेंट्रल एटम का जो 2s है वो फुल है। और हमने क्या बात किया था कि जो पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑलरेडी पेड है, वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो बेरिलियम की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ये बेरिलियम की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो पेड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट दे हैव टू बी अनपेयर्ड। और अनपेयर होने के लिए क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा ऑफ द सेम शेल, और सेम शेल का ही है ये सेकंड शेल, ये 2p भी सेकंड का है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आ गया। अब ये जो स्टेट बनी, इस स्टेट को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। पिक्चर क्लियर हो गई। अब देखो हमारे पास ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, और ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, यानी एक 2s हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और एक 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। क्लियर है, समझ गए। चलो ये एक्साइटेड स्टेट भी समझ गए, लिख लेना। अब होगा क्या, होगा क्या, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा कि क्लोरीन के पास 3s में ये क्या है, ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। तो पेड़ को छोड़ दो, अनपेड कौन सा है, ये अनपेड है, और इस क्लोरीन के पास ये अनपेड है। यानी जो ये पहला क्लोरीन है उसका ये अनपेड ऑर्बिटल कौन सा, 3p, और दूसरे क्लोरीन का भी एक 3p अनपेड ऑर्बिटल है। तो होगा क्या कि, और बेरिलियम के पास एक 2s अनपेड ऑर्बिटल है और एक 2p अनपेड ऑर्बिटल है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है आपका बेरिलियम, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये, वैलेंस की बात कर रहा हूं, एक 2s में है और एक 2p में है। और ये एक क्लोरीन जिसका अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, 3p में। ये रहा क्लोरीन जिसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, 3p में, और बाकी 1 2 3 है इसके लोन पेयर्स। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन ले लो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा, और बाकी इसके 3 क्या है, लोन पेयर्स। यही तो है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, देखो ये बेरिलियम के पास एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल है ना, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये लो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड में, मान लो इस बॉन्ड में बेरिलियम का ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, 2s में है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है,
ये कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है? इसमें बेरिलियम का तो 2s ऑर्बिटल है, और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है? क्लोरीन का है 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। कहानी समझ आ गई? अब यहां पर इस क्लोरीन के पास एक अनपेड और बेरिलियम के पास भी एक अनपेड, शेयरिंग हो गई, और शेयरिंग होती है किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब होगा क्या यहां पे? तो बेरिलियम का ये तो जा चुका इस क्लोरीन के साथ में, अब कौन सा बचा? एक 2p ऑर्बिटल बचा। तो बेरिलियम का ये इलेक्ट्रॉन इसके 2p ऑर्बिटल से, और क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल से, यानी बेरिलियम का 2p और क्लोरीन का 3p एटॉमिक ऑर्बिटल पहले ओवरलैपिंग करेंगे, उससे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल है। अब बात ही है, बॉन्ड बन गया, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि दोनों के दोनों बॉन्ड सेम है, और दोनों की दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी सेम है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा ओवरलैपिंग थ्योरी में? ओवरलैपिंग थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एक तो हो sp ओवरलैपिंग और एक आपके पास हो pp ओवरलैपिंग, अगर n का वैल्यू सेम है, तो कौन से ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ज्यादा होता है? pp ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, और जिस ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ये दोनों बॉन्ड सेम है, और दोनों बॉन्ड सेम है तो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, बट यहां पे देखो ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? 2p 3p की हो रही है। किसकी हो रही है? 2p 3p ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, और इस बॉन्ड में ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? 2s 3p की हो रही है, 2s 3p ओवरलैपिंग। ठीक है, अब बताओ दोनों में n का वैल्यू सेम है, ये 2 2 ये 3 3, तो बताओ कि 2s 3p और 2p 3p अगर ओवरलैपिंग हो तो किसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 2p 3p का ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से, और ये बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया, क्योंकि दोनों में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब बॉन्ड तो दोनों सेम ही थे, तो उनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम ही होना चाहिए, लेकिन ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से इन दोनों में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में आ गया डिफरेंस, जिससे उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी आ गया डिफरेंस, बट एक्चुअल में दोनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है। अब ये दोनों बातें तो क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, तो यहां पर गड़बड़ हो गई, ओवरलैपिंग थ्योरी यहां पर फेल हो गई। कहानी समझ आ रही है? एग्जाम्पल उतार लो। चलिए, क्या सिर्फ इसी में हुआ? अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चलो एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा, कि ओवरलैपिंग थ्योरी है वो फेल क्यों हुई? ठीक है, दूसरी हाइब्रिडेशन थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? पहली थ्योरी में कोई पॉइंट्स होंगे फेलियर के, तभी तो दूसरी थ्योरी इंट्रोड्यूस की जाएगी, वरना पहले से ही अगर काम चल रहा है तो बेस्ट है। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं ले लेता हूं मीथेन का, CH4 का। तो यहां पे जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? वो है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6, जिसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p2, 2s2 2p2। ठीक है, और इसके जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम 1, कौन सा हो गया? हाइड्रोजन हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 1, Z कितना हो गया इसका? 1 हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s1। कितने हाइड्रोजन है? सराउंडिंग एटम 2b हाइड्रोजन है, 3b हाइड्रोजन है, 4b हाइड्रोजन है, H Z1 है। ठीक है, सारे के सारे क्या है? 1s1। कहानी समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसको भी यहां लिख दूं 1s। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि सेंट्रल एटम है, उसके साथ में कितने हाइड्रोजन है? 4 है, तो एटलीस्ट कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे, और 4 बॉन्ड बनने के लिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या होना पड़ेगा? हाफ फिल्ड होना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 2। ये तो क्या है? ये तो फुल फिल्ड है, तो 2 है, और ये इसकी कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है, GS। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो फुल फिल्ड
एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अपने आप को क्या करेगा, हाफ फील्ड करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को अनपेयर करेंगे, और अनपेयर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, चला गया। अब हमारी ये कौन सी स्टेट हो गई, नाउ दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। नाउ वी हैव हाउ मेनी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, जिसमें एक तो है 2s का और 3 है 2p के। कहानी क्लियर है, देखो ध्यान से, ये कार्बन है 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 ऑर्बिटल में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक 2s ऑर्बिटल में है, और बाकी जो बचे हुए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 2p ऑर्बिटल्स में। अब आएंगे 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है 1s ऑर्बिटल में, तो ये रहा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। मान लो ये हाइड्रोजन था नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर 1 हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन उसके 1s में है, उसका इलेक्ट्रॉन इसके 1s में है, ठीक है। तो ये 1s का इलेक्ट्रॉन यानी ये 1s ऑर्बिटल इस कार्बन के इस 2s ऑर्बिटल के साथ क्या कर गया, मान लो ओवरलैप कर गया, तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया। तो कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, 1s 2s ओवरलैपिंग हुआ, जिससे सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्लियर। अब आते हैं हाइड्रोजन नंबर 2 पे, उसका इलेक्ट्रॉन इसके 1s में था, ये दो इसका 1s में था, और फिर कार्बन का अगला इलेक्ट्रॉन इसके 2p में है, तो इसका क्या हो गया 2p। तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई, 1s 2p ओवरलैपिंग हुई। आ जाते हैं तीसरे हाइड्रोजन पे, उसका इलेक्ट्रॉन 1s में, ये लो बॉन्ड बना दो, इलेक्ट्रॉन 1s में, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसके, इसके 2p में। सिमिलरली चौथे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन किसमें है, 1s में है, और कार्बन का किसके अंदर है, कार्बन का ये वाला किसमें, इसके बचे हुए 2p में। हो गया। अब सारे के सारे बॉन्ड क्या इक्विवेलेंट है, सब बॉन्ड का जो एनर्जी है सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, बट अकॉर्डिंग टू द ओवरलैपिंग थ्योरी जिन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। पढ़ा ना, स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पढ़ा हम लोगों ने। स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पढ़ा हम लोगों ने। अब देखो क्या है कि यहां पे ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, 1s2p, यहां भी कौन सी हो रही है 1s2p, यहां भी कौन सी हो रही है 1s2p। तो ये तीनों 1s2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने हैं, तो ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हुआ, लेकिन ये ओवरलैपिंग डिफरेंट आ गई भाई, 1s2s क्या आ गई, 1s2s, वी हैव 1s2s और वी हैव कौन सी 1s2p। अब क्या काम करें, इसके हिसाब से तो इस 1s और 2p का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट होगा, और 1s 2s का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब दोनों का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बट एक्चुअल में चारों के चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ तो सेम है, बट ओवरलैपिंग के हिसाब से 3 बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, और एक का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है। अब ये बात तो डाइजेस्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि CH4 के अंदर भी हम लोग लगाएं तो ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फैक्टरीली नहीं है, हमको ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाया। तो अब क्या काम करें, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ सब में डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में, ये तो हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहां पर बॉन्ड सेम है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन ओवरलैपिंग के हिसाब से उनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट आ रहा है, जिससे बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट आ जाएगा। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इक्वल करने के लिए, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इक्वल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, और वो कॉन्सेप्ट है कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। और इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाद में, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग थ्योरी में कुछ एक फेलियर वाले पॉइंट्स थे, वीक पॉइंट्स थे,
उनसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ इक्वल नहीं हो रहा था जो कि होना चाहिए। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इक्वल करने के लिए, बॉन्ड्स को इक्वलेंट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, हाइब्रिडाइजेशन। और वो थ्योरी कौन सी है? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। किस में आती है? ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आती है, नंबर 2। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सारे के सारे बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि हाइब्रिडाइजेशन है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंसी ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड को इक्विवेलेंट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? चलो, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बता दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो अभी जो नेक्स्ट थ्योरी हमारे सामने है वो कौन सी है? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। नंबर 2 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो सबसे पहली बात तो ये थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी प्रपोज की किसने? पोलिंग एंड स्लेटर ने। किसने दिया? पोलिंग ने एंड स्लेटर ने। और ये थ्योरी क्यों दी गई, क्यों इंट्रोड्यूस की गई? टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट नेचर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए दिया गया टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट नेचर of a covalent bond in a molecule। क्योंकि ओवरलैपिंग थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? कुछ एक एग्जांपल, जैसे BeCl2, जैसे मीथेन हुआ, देयर आर सो मेनी। वहां पर बॉन्ड्स सेम है, लेकिन ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से उनके जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में डिफरेंस आ रहा था, तो इसका मतलब उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस आता। तो सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, लेकिन बॉन्ड तो एक्चुअली वो सारे सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। तो उन कोवलेंट बॉन्ड को इक्विवेलेंट शो करने के लिए, उनकी इक्विवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी प्रपोज हुई? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। किसने दिया? पोलिंग एंड स्लेटर ने दिया। ठीक है, अब देखो बात क्या है कि ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी एक्चुअली है क्या? इट इज द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी वाले। अप्रोक्सीमेट बोला है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि एनर्जी सेम हो, एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इट इज द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी। तो उनके बाद मिक्सिंग होने के बाद क्या होगा? इनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और उन ऑर्बिटल्स का शेप भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे? इट इज द मिक्सिंग ऑफ different shapes and approximate equal energy। approximate energy बोला इक्वल, कोई जरूरी नहीं कि एनर्जी कंप्लीटली इक्वल हो, नो, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनका मिक्सिंग होगा, एंड उसके बाद एनर्जी का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ their energies to form new orbitals of same shape and same energy। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एंड द न्यू ऑर्बिटल्स so formed are
नोन एज व्हाट, आर नोन एज, क्या बोलेंगे इनको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, क्या बोलेंगे उनको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड द फिनोमिना इज नोन एज, एंड द फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। पिक्चर समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या होगा कि जो डिफरेंट शेप के और अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या होंगे, मिक्स होंगे। क्या होंगे, उनका मिक्सिंग होगा, और उसके बाद उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी एनर्जी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एनर्जी का नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और जो नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उनका शेप भी सेम होगा और उनका एनर्जी भी सेम होगा। और ये जो नए ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, इन ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इससे क्या होगा, बॉन्ड का इक्विवेलेंट नेचर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स है हाइब्रिडाइजेशन के, हमारे पास कुछ एक क्या है, पॉइंट्स है हाइब्रिडाइजेशन के। तो क्या लिखेंगे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट देखो क्या है, पहला पॉइंट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किसका होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, इन हाइब्रिडाइजेशन atomic orbitals they get hybridized। ठीक है, atomic orbitals get hybridized, not electrons। या आप सिंपल क्या लिख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, हाइब्रिडाइज कौन होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी आप ऑर्बिटल के आगे देखिएगा कि मैं एटॉमिक बोल रहा हूं या हाइब्रिड बोल रहा हूं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। मान लो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, दो। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। चार मिक्स हुए तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7। तो क्या लिखा हमने, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो number of atomic orbitals mixed for the process of hybridization is equal to number of hybrid orbitals formed। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो पहले आप, तो इसको मिटा दे ऊपर वाले को। तो कितने पॉइंट डिस्कस किए हम लोगों ने, दो। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है क्या, इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड एज वेल एज एम्प्टी फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ये भी लिख दो यहां पे। ठीक है, सो फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड एम्प्टी फील्ड। ठीक है, फुल फील्ड वाले भी, हाफ फील्ड वाले भी, और एम्प्टी फील्ड यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट
कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब्स बनती है, ठीक है। तो क्या होगा, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। कितनी लोब होती है उसमें, दो लोब होती है। अब दो में से एक लोब तो होगी लार्जर, वन लोब is large and other lobe is small, ठीक है। एक लोब तो लार्ज होगी और एक लोब क्या होगी, स्मॉल होगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कुछ इस टाइप की, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हम लोग अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का भी। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितनी लोब्स होती हैं, दो, एक ये और एक ये लोब कौन सी हुई, ये लार्ज लोब हुई, और ये कौन सी लोब हुई, ये स्मॉल लोब हुई। ये कौन सी हुई, स्मॉल लोब। कहानी समझ आ गई। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। क्लियर है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट होता है, इस लार्ज लोब में होगा या स्मॉलर लोब में होगा। इलेक्ट्रॉन उस लार्ज लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द लार्जर लोब। इलेक्ट्रॉन किस लोब में प्रेजेंट होगा, लार्जर लोब में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर कौन सी लोब में ओवरलैपिंग होगा, इस लार्जर लोब्स के अंदर ओवरलैपिंग होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 5 क्या है कि एक मॉलिक्यूल में, एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके पास जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो क्या लिखेंगे कि इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड molecule the number of hybrid orbitals on central atom, सेंट्रल एटम के पास जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दैट इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जैसे एग्जांपल है, जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब सम कितना हुआ, 4। इसका मतलब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है जो कि सेंट्रल एटम है उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। क्यों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन द सेंट्रल एटम इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सम कितना होगा, 4। इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 4 होंगे। कहानी समझ आ गई। चलो कितने पॉइंट हुए, 5। नोट करो इसका, एक बार मिटा दो इसको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या उससे पहले एक बात और बता दूं कि एक एटम एक से ज्यादा टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि एन एटम कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके, एटम की जगह अगर मैं एलिमेंट लिखूं तो और भी अच्छी बात है। एन एलिमेंट कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कार्बन, ठीक है, इट कैन शो, कार्बन कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, या आपको sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, उसके बाद sp5 हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है। अब देखो ये sp5 हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखा है ना, ये नॉर्मली आपको एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है और नॉर्मली आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी नहीं है। ये अगर आप थोड़ा हायर लेवल का स्टडी करते हो, अगर आपको साइंस से बहुत ज्यादा प्यार है,
ठीक है। और इफ यू आर कीन टू नो समथिंग, तो तब आपको ये समझ आएगा अच्छे से, तब आपके लिए ये sp5, ठीक है। जैसे साइक्लोप्रोपेन इसका एक एग्जांपल है, वहां पे कार्बन है वो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है, एक sp5 और एक sp2। कैसे है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बड़े डिटेल में जाने वाले हैं। क्लियर है? चलो, और अगर आपको समझना है तो आप क्या लिख सकते हो, sp5 हाइब्रिडाइजेशन, केमिस्ट्री वाला टीचर, तो आपके सामने YouTube पे लेक्चर आ जाएगा, अच्छे से इसको देखिएगा। तो क्या लिखा हम लोगों ने, एन एलिमेंट कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और वो कौन सी है, जैसे कार्बन है sp कर सकता है, sp2, sp3, sp5 कर सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए उसके बाद नंबर 7 देखो। नंबर 7 क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, यानी दे आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या है, और हमको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग एक लाइन से शो करते हैं, यानी डायरेक्शनल है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डायरेक्शनल है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या बनाएगा, या तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग से बनाएंगे, ठीक है, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसे पता लगा, देखो ध्यान से, मैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल देखो मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया p वाला, ठीक है, p एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, ये प्योर ऑर्बिटल है, ठीक है। और एक मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, ये क्या आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब बात यह है, अब इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो मैं बोलूं कि ये ओवरलैपिंग कौन सी लोब से करेगा, इस लोब से करेगा, इस लोब से करेगा, ठीक है। तो हमको क्या लगेगा कि भैया इसका ओवरलैपिंग यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, फैक्ट है, ठीक है। यानी हम लोग कंफ्यूज हैं कि ओवरलैपिंग इस साइड से होगी या इस साइड से होगी, क्लियर है। लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि each hybrid orbital consists of two lobes, one lobe is large and other lobe is small। और जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड किससे बनता है, वो लार्जर लोब से बनता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ओवरलैपिंग होगा, वो किससे होगा, लार्जर लोब से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, इस लार्जर लोब में प्रेजेंट होता है, स्मॉलर लोब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब हमको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन इस लार्ज लोब में है, तो इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्म होगा इस साइड से फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमको इसकी डायरेक्शन पता लगी कि इस साइड से है, ये डायरेक्शन पता लगी। लेकिन यहां पर हमें क्या पता इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है या यहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि बोथ लोब्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट हो सकता है, सही है। तो अब हमको इसकी डायरेक्शन के बारे में ज्यादा पता नहीं चला, वी आर कंफ्यूज कि यहां से या यहां से। बट हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में होता है, लार्ज लोब में होता है, और बॉन्ड उसी लोब से फॉर्म होगा, बॉन्ड की जो इससे ओवरलैपिंग होगी इस लार्ज लोब में ही होगी। तो इसकी डायरेक्शन पता लगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पिक्चर समझ आ गई, पॉइंट इसको एक बार नोट डाउन करो। तो कितने पॉइंट हुए, 7 हुए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, जब हमने एक बात बोल दी कि जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है किसकी ज्यादा होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। तो पॉइंट नंबर 8 क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग, उनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड हेंस फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा और उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से।
अब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा, एंड द गेम इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में क्या, पूरी लाइफ में द गेम इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बेनिफिट हो गया इसका। लास्ट पॉइंट देखो, 9th पॉइंट देखते हैं, ठीक है, लास्ट है, इसके बाद एक भी और करेंगे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, देयर विल बी एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज, ठीक है। एक चीज फिट कर लो माइंड में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिट कर लो ये चीज भी माइंड में, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनके अंदर हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली है, एक्सियल ओवरलैपिंग होने वाली है। क्लियर है ये बात, कितने पॉइंट हुए, 9, और एक पॉइंट और लिख लें यहां पे, लास्ट पॉइंट क्या लिख लें कि कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ठीक है, बहुत टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास, ठीक है। चलो ओके, तो क्या लिखा है, अच्छा ये मिटाना था, कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, पॉइंट नंबर 10, जैसे हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, sp3, फिर मैंने आपको बोला sp4 भी है, sp5 भी है, लेकिन ये स्पेशल केस है, नॉर्मली हम लोग इनके बारे में बात ही नहीं करते, डिस्कस ही नहीं करते, जो कि करना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है, ठीक है। और उसके बाद और कौन से हमारे पास है dsp2, हमारे पास है d2sp3, ठीक है। और कौन से है हमारे पास, क्या है d3s, या जिसको हम लोग sd3 भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी, मैंने तो कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है भाई, तो हम लोग इतने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग बोला है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड्स के बारे में है। अब बॉन्ड्स में हमने आयोनिक बॉन्ड तो पढ़ लिया, अभी कौन से बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोवलेंट के बॉन्ड के बारे में, और जब बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, इतने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, इतने नहीं, इससे ज्यादा टाइप और भी हैं, लेकिन हम लोग, हमारे इतने काम की नहीं आएगी वो, जितने हमारे काम की आएगी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके उन सभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उनके विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक काम करो, इसको पहले एक बार अच्छे से नोट डाउन करो। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके ये हमने जितनी हाइब्रिडाइजेशन लिखी है सबके बारे में डिस्कस करते हैं अलोंग विद देयर एग्जांपल्स।